में अभी चुनाव का मौसम चल रहा था। 2 राज्यों का चुनाव हुआ। 14 राज्यों में अ, उपचुनाव हुए कुछ विधानसभाओं के और ख़ास करके उसपे आकर्षण का केंद्र बना था हमारे उत्तर प्रदेश का 9 विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव। इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी। इसके पहले हमारे देश में तो होता नहीं कुछ। 2014 में एक आदमी जो निकल के आए सामने, अब तक तो राजनेता लोग पूंजीपतियों का इस्तेमाल करते थे। तमाम अवांछित तत्वों का इस्तेमाल करके अपने लिए, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। अब पूंजीपति लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। पूंजीपति अपना एजेंट सीधे बैठा दे रहे हैं सत्ता की कुर्सी पर और वो परिणाम हम लोगों ने अभी-अभी देखा है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री न होकर के किसी कारपोरेट विशेष का प्रतिनिधि हो गया है। अभी-अभी जो खुलासे हुए हैं, तरह-तरह के खुलासे हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं और हिंदुस्तान में तो सारी मीडिया उनके कब्जे में है। तो यहाँ तो उतनी सारी चीज़ें नहीं निकल के आ पा रही हैं, तो बाहर से चीज़ें निकल के आ पा रही हैं। अभी जैसे हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट आई, थोड़ा धमाका हुआ, दूसरी रिपोर्ट आई, बर्स्ट हो गया, तीसरी रिपोर्ट लेकिन अभी जो चीज़ें आई हैं, वो तो बड़ी भयंकर हैं। हमारे यहाँ का वरिष्ठ राजनेता, भारत का गृहमंत्री सीधे-सीधे हत्या के मामलों में आरोपित हो जाए और दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके नाम वारंट इश्यू हो जाए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना तो हमारे देश के लिए और कोई हो नहीं सकती है। और अभी जो हुआ है, इनका जो एक कारपोरेट मित्र है, अच्छा और देश के सारे संबंधों को, विदेशी संबंधों को, देश की सारी अस्मिता को आकलन किया जाए अगर किसी कारपोरेट विशेष के हित को लेकर के, तो इससे बड़ी शर्मनाक, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। अभी-अभी जो अमेरिका से अपना रिपोर्ट आई है, वहाँ के कोर्ट ने बाकायदे दंडित करके और वारंट इश्यू कर दिया है यहाँ के एक कारपोरेट को और यहाँ की सरकार कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उसका इमीडिएशन करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है। हम सीधे-सीधे उल्लेख करें, अभी-अभी अडानी के नाम सीधे-सीधे वारंट इश्यू हो गया है, इनकी गिरफ्तारी का वारंट इश्यू हो गया है। अब उसको देश से जोड़ करके देखा जा रहा है। इससे पहले अडानी को अपना लेकर के लंका से हुआ है, अभी बांग्लादेश से हुआ है और तरह-तरह के देशों से इनके खिलाफ आरोप पत्र साबित हो रहे, किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हुआ है और इसको लेकर के ये है कि क्या अडानी की गिरफ्तारी हो जाएगी? अभी तक तो हम लोग आरोप लगा रहे थे कनाडा के ऊपर और कनाडा आरोप लगा रहा था कि हमारे नागरिकों की हत्या कराने में भारत का गृह मंत्रालय उसके सीधे-सीधे जिम्मेदार है। हमारा ये सुरक्षा सलाहकार उसमें सीधे-सीधे इन्वॉल्व है और इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। इनको हमारे यहाँ तोड़िए। लेकिन ये जो स्थिति आई है, अब ये स्थिति में है कि अगर वारंट इश्यू हो गया है, तो उस वारंट का अमलीजामा पहनाया जाएगा और वो अमलीजामा अगर हमारे अपना चाहे जो भी हो, लेकिन वो भारत का नागरिक तो ही है, तो उसकी गिरफ्तारी कैसे करेगी अमेरिका? क्या भारत में आकर के उसकी गिरफ्तारी करेगी या भारत से मांग करेगी कि उसकी गिरफ्तारी करे? और अगर उसकी गिरफ्तारी होगी, तो उसकी गिरफ्तारी के साथ-साथ केवल यही नहीं है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं साथ-साथ कि 2000 बिलियन डॉलर उसने घूस की रकम दी है, तो वो बिलियन डॉलर घूस की रकम केवल भारतीय अधिकारियों के माध्यम से नहीं दिया गया है, उसके तार लंबे तलक जाएगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और दूर तलक में सीधे-सीधे हमारे प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारे गृहमंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे, पूरा का पूरा गुजरात गैंग उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी हालत में हमारे देश की अस्मिता का क्या होगा? अगर हमारा प्रधानमंत्री किसी कारपोरेट विशेष का, किसी अपराधी कारपोरेट विशेष का अगर साथ देता है और अगर वह भी उस लपेटे में आता है, उसके ऊपर भी एक्शन होता है, तो क्या वो भारत देश की अस्मिता का सवाल नहीं जुड़ेगा उससे? आनंद तिवारी की इज्जत उससे नहीं जुड़ेगी? आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर अडानी की गिरफ्तारी कब होगी और जब अडानी की गिरफ्तारी होगी, तो उसका असर क्या पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और भारत की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? आइए हम अपने ये वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब। आपका स्वागत है सरकार साहब, अभिनंदन है। हमारे साथ वैश्विक मामलों के और ये फिरोज मिठी बोरवाला साहब हैं,
इंडिया फिलीपीन एयरफील्ड के सॉलिडेरिटी फ्रंट के आप महासचिव हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एनडी पंजोली जी, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे, 5 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन हम किसी तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। डॉक्टर सलीम खान साहब आगे इसका संचालन करेंगे। डॉक्टर सलीम खान साहब, आप अपनी टिप्पणी के साथ यही में आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर सलीम साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में हमारा इतना वरिष्ठ पैनल है और इतने ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली गुजारिश करूंगा प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब से, इसलिए कि ये आर्थिक बुनियादी तौर से आर्थिक इशू है और आप जो है वो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप उसको पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि ये मसला क्या है, ताकि फिर उस पर और बात हो सके। मसला ये है कि अगर हम ज्यादा दिन नहीं, थोड़े से दिन पीछे चले जाएं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बहुत दबाव में थे बॉम्बे क्लब के। बॉम्बे क्लब कहलाता था ये जो कॉर्पोरेट की दुनिया है, जो बॉम्बे में खास करके जिससे बॉम्बे से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें टाटा से लेके बिरला तक सभी जुड़े हुए थे। तो बॉम्बे क्लब की एक अपनी एक अलग बड़ी दबाव होता था और उनकी कोशिश रही है हिंदुस्तान की आजादी से पहले भी और बाद में भी कि सरकार पे भी वो अपनी दबाव बनाए। उनकी कोशिश ये भी रही है कि दिल्ली के जगह बॉम्बे को ही देश की राजधानी क्यों न बना दी जाए, जिससे कि जो आज हम देख रहे हैं वो उस वक्त भी सोचा गया था इन लोगों से। और वो चाहते थे कि कॉर्पोरेट जो है सरकार पर हावी रहे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी, उन्होंने कभी नहीं ऐसा चाहा कि सरकार जो है किसी भी ऐसी ताकतों के दबाव में आए जिससे कि जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर असर पड़े। और इसलिए जो है आज जो हम देखते हैं, अभी तक जो हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकिंग में एक पॉलिटिकल आजादी रही है और किसी के दबाव में नहीं आया। यहां तक कि जब जे.आर.डी. टाटा वो चाहते थे कि एयर इंडिया का टेक ओवर हो, तो उनको हफ्तों इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जाकर कहीं वो प्रधानमंत्री से मिल पाए और एयर इंडिया का जो है, जो कहा जाता है कि एयर इंडिया का सरकार ने टेक ओवर किया, एयर इंडिया का सरकार ने टेक ओवर नहीं किया था। एयर इंडिया को जे.आर.डी. टाटा ने जाके सरकार को दिया था। तो कई गलत बातें आजकल चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जबरदस्ती ले लिया, अब जो है उसको वापस कर दिया गया है टाटा को। और कितने में वापस किया गया है? सिर्फ 3 हवाई जहाज के दाम पर 2100 करोड़ में उसको दे दिया गया। तो ये कई चीजें इस तरह की हैं जो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तान में इकोनॉमी बहुत जरूरी है, सही है, कोई बात नहीं, पर हिंदुस्तान में क्या इकोनॉमी के जो देख रहे हैं मुट्ठी भर लोग, वो पूरी हिंदुस्तान के वोटरों पर अपना दबाव बनाए रखेंगे? क्या वो सारी जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो करेंगे? ये कभी हिंदुस्तान ने होने नहीं दिया और आज भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि आज इस तरह के आप खुलासे देख रहे हैं, जगह जगह से आ रहा है, चाहे हिंडनबर्ग के नाम से हो, चाहे इस वक्त उसके बाद सिर्फ हिंडनबर्ग नहीं है। देखिए, इसमें अगर आप देखें कि हमारे जो नेता हैं वो एक खास घराने के लोगों को
श्रीलंका ले गए और वहां जाकर उन्होंने बिजनेस दिलाया। और यही नहीं, उनको इवन अमेरिका को मजबूर किया कि आप स्ट्रेटेजिक वजह से आप भी, जो कोलंबो पोर्ट है उसमें आप भी शरीक हुए वो। और बांग्लादेश में हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ बार बार कहा जाता है डीप स्टेट है और ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह से जो है बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ। बांग्लादेश में प्रॉब्लम उस वजह से नहीं हुआ, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम इसी वजह से हुआ कि एक कॉरपोरेट घराना जो है बांग्लादेश के जो है वहां से, आप कह सकते हैं कि वहां से वसूली करने में जब लग गया तो वहां की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के खिलाफ होने लगी। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में जब इस तरह से चीजें होने लगी और जिस तरह के ट्रेड कंडीशंस रखे गए और उन सारी चीजों को देखते हुए यहां भी वही चीजें हुई। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी वही घराना है। अमेरिका ने आज जो कदम उठाया है उसकी वजह भी हमें समझ लेना चाहिए। अमेरिका ने कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि किसी ने किसी को घूस दिया। अमेरिका ने कदम इसलिए उठाया है कि अमेरिका की जो लॉ कानून है उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टर को किसी भी तरह से जो गुमराह नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती किसी तरह के पैसे उसमें नहीं दिलवा सकते हैं, और घूस देना जो है उस अपराध का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, और हिंदुस्तान की कह लीजिए कहीं की भी सरकार अगर इस तरह के किसी भी कंपनी के दबाव में आ जाती है तो कभी भी सही जो है डिसीजन नहीं हो पाता है। तो ये आज का जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि ये क्यों हो रहा है और क्या अरेस्ट वारंट जो इश्यू हुआ उसकी कभी तामील हो पाएगी। देखिए, इस वक्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, 2 महीने लगेंगे भी ट्रंप को वहां पे कायम होने में। तब तक जो है वो उनकी कोशिश यही होगी कि ये चीजें जो है इतने ज्यादा उलझ जाए कि ट्रंप आने के बाद भी उसको आसानी से रास्ता न मिले, क्यों कई चीजें इस बीच हो चुकी है। हमने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो है, हमने कई जगह बदसलूकी की है। जब G20 में आए थे वो यहाँ अपने उनके साथ आए हुए प्रेस के लोगों से मिलना चाहते थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरह के कई खुंदक जो है हमने खुद तैयार करवाए हैं। जो ट्रूडो के साथ हुआ वो भी G20 के दौरान हुआ, उनको 3 दिन उनके हवाई जहाज के यहाँ रोक के रखा गया। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे और डिप्लोमेटिकली अनडिप्लोमेटिक स्टेप्स लेंगे, और क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कुछ एक घरानों को जो कि हम कहते हैं कि हमारे अपने घराने हैं उनको खुश रखना है। और खुश क्यों रखना है, क्योंकि हम देख चुके हैं, अगर आप फिर से गौर से देखें जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें भी पैसे कैसे और कहां से गए। तो ये सारी चीज गठजोड़ है। देखिए, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी प्रेस जो है आज उस काबिल नहीं है, पर दुनिया की जो प्रेस है, दुनिया की जो पूरी सारी ताकतें हैं इन चीजों पर ख्याल रखती है और आज रख रही है। और इसकी जो वजह है, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चीज जो हिंदुस्तान की साख पर जो है आज आंच आने लगी है। और ये आंच आना जो है किसी भी हालत में न तो हिंदुस्तान के हक में है, न हिंदुस्तान की सरकार के हक में है, न हिंदुस्तान की अगर आप कहें जो उनकी हमारे जो वर्ल्ड रिलेशंस है, जो वैश्विक जो हमारे साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, न उसके लिए सही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सवाल ये है, मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी हालत में कोई भी जो बनिया है, मैं बनिया शब्द का इस्तेमाल किसी जाति के लिए नहीं कर रहा हूं या एक खास व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, उस बनिए का जो है अगर वो सब चीजों का बादशाह वही बन जाए और हमारे जो बड़े नेता हैं वो उसकी मातहती करें, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और ये मुल्क के किसी भी हालत में हक में नहीं है। और इस पे जो है हिंदुस्तान की आवाम, मैं देख रहा हूं धीरे धीरे आवाज उठा रही है, चीजों को सोच रही है।
और शायद इसकी कीमत हिंदुस्तान की आवाम को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो वो कहेंगे तुमने अगर 222 बिलियन डॉलर किसी को दिया है तो हमें कितना दोगे ये बताओ, और वो फिर हमारे ही जेब से जाएगा। ये 222 बिलियन डॉलर जो है किसी कंपनी के जेब से नहीं गया, ये हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तानियों का पैसा है, और उसका जो असर हमारे इकोनॉमी पे हो रहा है या होते हुए दिख रहा है, हम देख रहे हैं हमारा डॉलर के खिलाफ हमारे रुपया कहाँ पहुंच रहा है, हमारे वर्ल्ड ट्रेड नीचे चला जा रहा है, एक्सपोर्ट्स कम होते चले जा रहे हैं, और कई तरह के जो है मुश्किलात से हम जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ शुरुआत के लिए इतना। सरकार साहब, मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक जमाने में एनरॉन का मामला सामने आया था, आप उस जमाने में बहुत एक्टिव थे जर्नलिज्म में। वो मामला एक फॉरेन की कंपनी का था जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और फिर उसके ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगे और फिर वो कहानी आगे बढ़ी। अब केस रिवर्स हो गया है, भारत की एक कंपनी पर फॉरेन में इल्जामात लग रहे हैं और वो जो है वो कहानी आगे बढ़ रही है। तो आप इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी देखते हैं, और जो अंजाम एनरॉन का हुआ था, क्या अडानी का वो अंजाम हो सकता है? आपको क्या लगता है? सलीम साहब, अभी सभी ने एक बात बहुत अच्छी तरह से कही है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए कुछ करने का। पॉलिटिकल विल जो है, जिसको हम सीधे सीधे कहें राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो है हमारे मुल्क में कमी दिख रही है। और ये कमी जो है ये एक इत्तेफाक है या पता नहीं एक प्लान तरीके से हो रहा है। इस थ्री पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं लगता है कि एक जैसी कहीं ना कहीं राय है कि जो भी है अदानी का पैसे में हमारी भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। एग्जैक्टली। तो उसको कोई परेशानी ना हो। अभी कल ही हम कुछ जर्नलिस्टों के ग्रुप में थे तो वहां पे यही बात हो रही थी कि अदानी सेफ, अदानी पर कुछ होने वाला नहीं है, शायद अभी तो नहीं होगा, आगे चल के देखिए क्या होगा। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा अमेरिकन डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करेगी। हिंदुस्तान से हमारी उम्मीदें जो है रोज ब रोज कम होती जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान कर नहीं सकती। अगर जैसे कि अभी गिरीश जी कह रहे थे, और हम देख चुके हैं कि 2012 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ या जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, तो उसका बड़ा जबरदस्त जो है असर रहा है। असर हो सकता है, पर एक जो सबसे बड़ी चीज जो है, आज हम जो को देख रहे हैं, हम जो वोट डाल रहे हैं, हमारे वोट की ताकत कहाँ गई? कई बार हमें ये भी सोचना पड़ रहा है कि हमारी वोट की कोई ताकत रह गई है, या कुछ जिने चुने जो एजेंट्स हैं, कुछ जिने चुने जो ताकतें हैं, वो कहते हैं कि वोट आप दीजिए तय तो मैं करूंगा। तो आज हमारे मुल्क में ये जो क्रेडिबिलिटी ही नहीं, हमारे जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द वोट है, उस पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इसको कैसे निपटेंगे हमें नहीं मालूम आज। तो जब तक हम इस बारे में हम जानेंगे नहीं और नहीं कर सकते हैं, तो जो चीज पहले हम कर लेते थे, हम देख चुके हैं साहब, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कई दौर से गुजरी है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम किसी ऐसे चीजों के सामने हैं, कई दौर से गुजरी है। और हर बार जो है, बिहार प्रेस बिल भी आया था, आपको ख्याल होगा, और जनता जो है उसमें आगे आई थी। और जनता के आगे आने का मतलब था कि जनता की कोर्ट आई थी पूरी, सारे लॉयर्स आए थे, सारे पत्रकार आए थे, और पूरी सिविल सोसाइटी साथ आई थी। आज कहीं ना कहीं हमें उन चीजों में कमी दिख रही है। वजह क्या है? मैं समझता हूं कहने की जरूरत नहीं है, समझने की ही बात है। तो ये चीज जो है हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान जब इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, सिर्फ नॉन अलाइंड कंट्रीज के
जो मूवमेंट है उसको लीड कर रही थी इजिप्ट और युगोस्लाविया के साथ, तब उसकी जो आवाज थी ज्यादा बुलंद थी। आज हमें उस आवाज में हमारी जो है कमी हो गई है। तो हम जब तक इस आवाज को नहीं सुधारेंगे, इस आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, आप जो चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हमें वो किरण जो है, वो रोशनी जो है कहीं दिख नहीं रही है। तो रोशनी का इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो समस्या है, रोशनी का समस्या है। रोशनी कैसे आएगी और कहां से आएगी, हो सकता है गिरीश जी बता सके। पर मुझे सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों को मैं समझते हुए जो देख रहा हूं, कोशिश ये है कि एक क्रिमिनल को कैसे बचाया जाए, और बचाया ही नहीं जाए, उसको बाइज्जत रिहा किया जाए, ये कोशिश चल रही है। कोशिश ये चल रही है 2 महीने बाद अगर ट्रंप आते हैं तो उनसे सौदा करके, या सौदे में ट्रंप के यहां से जो अभी तक बातें हिंदुस्तान में हो रही है, वो $500 बिलियन मांग रहे हैं। तो तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो $500 बिलियन जो है हिंदुस्तान के आम गरीबों का पैसा जो है, एक जरायम पेशा आदमी को बचाने की जो कोशिश हो रही है उस पे जा सकती है। तो श्रीवास्तव आज अगर मैं ये कहूं, जी हाँ, मैं बस आज मैं ये कहूं कि हमें कोई रोशनी दिख रही है, हमें रोशनी नहीं दिख रही है। जी श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि सबको विश्वास है कि अडानी का कुछ नहीं होगा, और एक हताशा और निराशा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक आम नागरिक जो है वो देख रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों का जो मिक्स बन गया है, जो खतरनाक किस्म का, इसको तोड़ने के लिए मतलब हम कुछ कर सकते हैं और इसका बहुत कुछ हो सकता है। इसका पहला कदम क्या है? गिरीश ने, मैं समझता हूं कि बतलाया कि इसका कदम क्या हो सकता है, और वही एक कदम हो सकता है। माफ करिए, तमाम दूसरी पार्टियों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों का अडानी से या अंबानी से किसी तरह का कोई लेन देन का कोई संबंध न कभी था न कभी है। लेकिन ये हकीकत है कि आज वो इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है कि वो एक राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन छेड़ सके। वो उसमें सही